हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, ये ऐसा क्वेश्चन है बाबू जो कि आपके दोनों बुक मतलब कि 12th क्लास में जो दो बुक होते हैं, एक समकालीन भारत की राजनीति और एक समकालीन विश्व की राजनीति, ये दोनों क्वेश्चनों से बाबू बुकों से बाबू ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक ना, इसमें टोटल टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम आपका सेंटअप का एग्जाम हो या फिर आपका एनुअल एग्जाम 2022 का एग्जाम हो। ठीक ना, जो एग्जाम आप लोग को फरवरी में होने वाला है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू आप लोग को पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग से निवेदन है कि जो भी आपके दोस्त हैं, मित्रगण है, ठीक ना, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके पास पहुंचे और वो पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लास कर सके। ठीक ना, तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक ना, और जिन लोगों को आंसर पता होगा वो लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक ना, जिनको आंसर पता होगा, जो लोग पहले 6 माह या 5 माह से या फिर अभी शुरुआत की है पॉलिटी पढ़ना, तो जिन लोगों को ये आंसर पता होगा वो लोग जरूर उत्तर दीजिएगा। या जो बच्चे हमारे पॉलिटी का वीडियो जो है कि पिछले कई दिनों से देख रहे हैं तो वो लोग जरूर दीजिएगा। ठीक ना बाबू, हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव का सेशन आप लोगों को बहुत ही डीपली कराते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों को यहाँ हम डिफाइन करके बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आप लोग के व्यू से। ठीक ना, पहला क्वेश्चन है बाबू कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आप लोग को पता है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक ना, केस का सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में, और इसमें ही बाबू आपको दांडी यात्रा किया गया था। दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही मतलब कि दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक चला गया था और 78 व्यक्तियों के साथ महात्मा गांधी ने चलना शुरू किया था, वो भी पैदल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये बाबू 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक ना, तो चलिए आप लोग इतना मतलब कि आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक ना, क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है बाबू कि आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां थी। मतलब कहने का क्वेश्चन है कि जब आपका देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां बनी थी, मतलब कि जो 565 जो राजवाड़ा था इनको एक करने की, ठीक ना, और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने की जो जो चुनौतियां थी वो कौन कौन सी चुनौतियां थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला चुनौती है कि विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधने रखने की चुनौती। ये भी सही है भाई, आपके भारतीय समाज में विविधताओं से भरे हुए हैं, विविधता मतलब कि विभिन्न प्रकार के लोग, भाषा, कल्चर से भरा हुआ लोग है, इन सबको एकता के सूत्र में बांधना है, तो ये भी सही है। लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती, ये भी सही था, मतलब कि आपके देश में लोकतंत्र को बनाए रखने की जो चुनौती थी वो भी हमारे सामने थी, तो ऑप्शन बी भी सही है। अगर ऑप्शन सी की हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती थी, तो ये भी सही है बाबू, क्योंकि उस समय हमारे आर्थिक विकास सही नहीं था, हमारे सामने गरीबी की चुनौतियां थी। तो ये तीनों बाबू तीनों ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर। तो दो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे ही कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए। जिन बच्चों को आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा जरूर, कि जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं उनके पास ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो जरूर पहुंचे। ठीक ना, आखिर ऑनलाइन क्लास क्यों होता है कि जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक ना, 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी। ठीक ना, 3 नंबर प्रश्न है बाबू कि भारत विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी। तो देशी रियासतें ये क्या था बाबू? ये राजवाड़ा था। ठीक ना, जो राजा मतलब कि राज करते थे। तो टोटल भारत में कितने राजवाड़ा थे? तो ये था 565। क्या था बाबू? 565। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है बाबू, कहीं 565 रहता है, कहीं 562 रहता है। ठीक ना, कहीं पे 572 भी रहता है, लेकिन 565 विल बी आंसर। ठीक ना, क्या हो जाएगा? विल बी राइट आंसर। ठीक ना, यही होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी आंसर 565। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन के पे ध्यान देते हैं बाबू कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। सांप्रदायिक निर्णय, सांप्रदायिक मतलब होता है कि धर्म के पर विवाद करना। ठीक ना, 2 धर्मों के बीच में विवाद करना। ठीक ना, तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो यहाँ पे बाबू रेक्जे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्जे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी आंसर।
5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये पॉलिटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और लड़के यहाँ पे फंस जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लड़के फंस जाते हैं, ऑप्शन के चलते लड़के फंस जाते हैं। कुछ लड़कों को पता होता है कि 1953 सही है, कुछ लड़कों को पता होता है कि 1956 सही है, ठीक ना। तो देखिए आज हम आप लोगों को आज ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि सही क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था बाबू वो 19 सितंबर 1953 ईस्वी को गठन किया गया था। लेकिन एक आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक ना, अधिनियम। तो यह अधिनियम पारित किया गया था 1956 ईस्वी में, ठीक ना। कब? 1956 ईस्वी में। और इसको कब प्रस्तुत किया गया था? 1955 में प्रस्तुत किया गया था और 1956 में पारित किया गया था, ठीक ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था ये 1953 में हुआ था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1956 में पारित हुआ था, ठीक ना। कब पारित हुआ था? 1956 में पारित हुआ था। फिर क्वेश्चन आएगा आप लोग को बाबू कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किसके अध्यक्षता में पारित किया गया था, किसके अध्यक्षता में लागू किया गया था? तो वो थे फजल अली। कौन थे? फजल अली, याद रखिएगा, फजल अली। नाम सही से नहीं लिख पा रहा है, हालांकि सुनाई सही से जाता होगा आप लोग के समय, ठीक ना। फजल अली के अध्यक्षता में हुआ था। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया कि गठन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था और अधिनियम पास कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो ये बाबू स्विट्जरलैंड में है, ठीक ना। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के व्यू से, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? मतलब कि ये जो निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से हमारे भारत जो संघ का है उसका विशेषता नहीं है। तो जो विशेषता नहीं है उस पर हमें टिक लगाना है सही तरीक़ा से। देखिए बाबू क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव को सर्च करने के पहले, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब कि आंसर देने से पहले लड़के क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन चारों ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ते हैं और फिर गलत आंसर देके चले आते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि जब भी आप लोग एग्जाम हॉल में बैठिएगा, चाहे वो सेंटअप का एग्जाम हो या फिर मैनुअल एग्जाम हो, तो आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ना है, फिर आप लोग को उत्तर देना है। क्योंकि आप लोग के समक्ष बाबू समय रहेगा, समय बहुत इफिशिएंट रहेगा, आप लोग समय मतलब बहुत ज़्यादा समय रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग को गलती नहीं करना है। अगर आप लोग को टोटल ऑब्जेक्टिव पता है तो 5 मिनट में पूरा फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, ठीक ना, तो आप लोग सब कुछ देखिएगा बाबू, ठीक ना। पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन मिला लीजिएगा। तो ये देखिए भारतीय संघ की व्यवस्था नहीं है, तो भारतीय संघ की व्यवस्था हमारा वो दोहरी नागरिकता नहीं है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है हमारे में, ठीक ना। तो ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक ना। नहीं है क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी हम आप लोग को दे देते हैं, ठीक है। ये जो जानकारी बाबू हमने अब पिछले वीडियो से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि सब्जेक्टिव का भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव की भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे कर रहे हैं तो बेटर है, ठीक ना। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं और जो लोग जो है कि कम रुपए में सारे मटेरियल्स लेके जो है कि तैयारी करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने पैड कोर्स का शुरुआत किया, पैड कोर्स फॉर ऑल सब्जेक्टिव और आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट एग्जाम 2022, ठीक है, एग्जाम के लिए। आपके लिए व्हाट्सअप करना पड़ेगा 7369973124 पर, ठीक है। सभी विषयों की तैयारी और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। मात्र 499 रुपये में ये पेड कोर्स लिया जा रहा है, ठीक है। अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा रैंक जो है कि ला सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देर मत कीजिए, ठीक है, जल्दी उसे व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पर, ठीक है, व्हाट्सअप कीजिए और कॉल्स कीजिए इस नंबर पर, और जो है कि पेड कोर्स लीजिए और अपना पढ़ाई शुरुआत कीजिए, ठीक ना। कुछ लड़के कल पूछ रहे कि सर पेड कोर्स का लास्ट डेट कब तक है, ठीक है, लास्ट डेट कब तक है। तो देखिए लास्ट डेट के चक्कर मत पड़िए, आप जहाँ से पढ़ाई शुरू कीजिए, जब से पढ़ाई शुरू की, हालांकि पढ़ाई तो शुरुआत है, तो आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं, आप आगे पढ़ाई कर। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 8 नंबर प्रश्न है बाबू कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सोचने समझने वाली बात है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में केंद्र और राज्य के बीच जो मतलब कि विधायी संबंधों का उल्लेख है वो नहीं है। तो अनुच्छेद 245 और 55 के बीच, ठीक ना, जो विधायी संबंधों का है वो उल्लेख नहीं है 245 और 255 के बीच, ठीक है। चलिए
भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो वित्त आयोग होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। बाबू यहाँ पे वित्त आयोग का पूछा है, कहीं पे प्रधानमंत्री का पूछ देता है, कहीं पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ देता है, ठीक ना, कभी कभी विधानसभा के कार्यकालों का पूछ देता है, कभी पे सर्वोच्च न्यायालय के जज का पूछ देता है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाला है कि किसका कार्यकाल कितने साल का लिए होता है, ठीक ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 10th नंबर क्वेश्चन है कि माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बाबू माउंट बेटन योजना इसमें से है भारत का विभाजन से, ठीक ना। आप लोग इंटर का 12th का जो आप लोग का हिस्ट्री है तो उसका सबसे लास्ट चैप्टर जब पढ़े होंगे भारत का विभाजन, तो उसमें पढ़े होंगे कि माउंट बेटन योजना का जो माउंट बेटन योजना, ठीक ना, ये भारत के विभाजन के समय लागू किया गया था, ठीक ना, जिससे भारत 2 भागों में बटा था, एक हिंदुस्तान हो गया था और एक पाकिस्तान हो गया था, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। इस पर ध्यान दीजिएगा बाबू कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे एक ही नाम उभर के आता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय कौन थे हमारे गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनकी गुजरात में सबसे बड़ी स्टैचू बनाई गई है। 182 मीटर 182 मीटर लंबा स्टैचू बना गया है, कहाँ पे, गुजरात में, और यह विश्व का सबसे बड़ी स्टैचू है, ठीक है। कभी समय मिलेगा तो घूमिएगा। स्वतंत्र पार्टी का निर्देश सिद्धांत क्या था, ठीक ना। स्वतंत्र पार्टी था, उसका जो निर्देश सिद्धांत क्या था वो पूछ रहा है कि क्या था। तो स्वतंत्र पार्टी के निर्देशक सिद्धांत था बाबू कि व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता, ठीक ना, कि आप खुले में बाजार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और रोजगार की स्वतंत्रता है आप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न नंबर 13 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बाबू ऑप्शन इसके नीचे होगा जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग को एक ही बता देते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, 1906 1906 में, ठीक ना, 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक ना। अगर नीचे ऑप्शन होगा तो मारेगा, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी विल बी आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, ठीक ना। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर हम भारतीय जनसंघ की स्थापना की बात करते हैं तो यह 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में, ठीक ना, 1951 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ठीक ना बाबू। दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। जिन लोगों का पॉलिटी है वो लोग कृपया इस वीडियो को मिस ना करें, ठीक ना। आप लोग चैनल को शेयर करते रहिए, ठीक ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे 80 होगा, 8 होगा, ठीक ना। क्या होगा, 1885, ठीक ना। यहाँ पे गलती से लिखा गया है 1085, ठीक ना। क्या होगा, 1885। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है कि नीचे जो राजनीतिक दल के नाम दिए गए हैं इसमें से किस राजनीतिक दल का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग को पता है या फिर आप लोग को हमने कई प्रकार के पीछे के कई वीडियो में बताया भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो निर्माण हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। और कांग्रेस का स्थापना कौन किया था, तो एक अंग्रेज किया था जिसका नाम था ए.ओ. होम। तो क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि अगर कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. होम किया था, लेकिन अगर हुआ कब था तो 1885 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है वो कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था, ठीक ना। पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था, तो बता दें वो कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था और इसका जो सन था वो था 1954 ईस्वी, ठीक ना। इसका जो सन क्या था, 1954 ईस्वी। पंचशील समझौता में भारत और चीन के बीच में 5 बातें रखी गई थी, ठीक ना। 5 बातें रखी गई थी जिसका फॉलो चीन नहीं किया, और फॉलो न करते हुए 1959 से लेकर 1962 तक क्या किया कि हम पर आक्रमण किया, भारत पे आक्रमण किया था, और इस युद्ध में भारत की करारी हार हुई थी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। आप लोगों ने समकालीन भारत की राजनीति में पढ़ा होगा एक दलीय प्रभुत्व का दौर, ठीक ना। तो 17 नंबर का क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए कमेंट सेशन में, ठीक ना। कह रहा कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ये तो बात सही है। विपक्ष के रूप में विकल्प लिखा हुआ है, वो या विकल्प हो या विपक्ष हो, ठीक ना, के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव रहता है, तभी एक दल जो है कि जीतता चला जाता है, ठीक ना। बाकी सब सही नहीं है बाबू, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर होगा, ठीक ना। क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। 18 नंबर प्रश्न है बाबू, ठीक ना, कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश और एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर बल। हाँ तो बाबू अब 18 नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन 18 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश और एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया, ठीक ना। नीचे कुछ दल के नाम दिए गए हैं जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। तो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। भारतीय जनसंघ पार्टी ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था, ठीक ना। इसके पिछले एक वीडियो में बाबू हमने कांग्रेस पार्टी बताया था आप लोग को, उसके लिए सॉरी आप लोग के लिए, ठीक ना, कि हमने कांग्रेस पार्टी बताया था तो उसके लिए सॉरी आप लोग से, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी आंसर। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था, तो कौन था, भारतीय जनसंघ पार्टी था, ठीक ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि संस्थागत क्रांतिक दल किस देश के राजनीतिक दल है, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थागत क्रांति दल किस देश के की राजनीतिक दल है। तो इस पर हम ध्यान दीजिएगा, वो चारों ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये मैक्सिको का है, कहाँ का है, मैक्सिको का। ऑप्शन डी विल बी आंसर, कहाँ का है, मैक्सिको का है, याद रखिएगा। संस्थागत क्रांति दल किस देश का राजनीतिक दल है, तो वह है मैक्सिको का, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे वो ध्यान देते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है, ठीक ना। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़िएगा कि गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है कि विरोधी गुटों में शामिल होना है, ठीक ना, तो ये तो गलत है। विरोधी गुटों में शामिल होना ये तो गलत है। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना ये सही है। विश्व के सभी गुटों में शामिल होना ये गलत है। मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में समन्वय बनाए रखना ये भी गलत है। तो 3 गलत है, मेरा 1 सही है। कौन है, 20 सही है। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, किसी भी सैनिक संगठन में शामिल नहीं होना, चाहे वो नाटो की संधि हो चाहे वो वारसा हो, ठीक ना। किसी भी संगठन में शामिल नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर 21वां प्रश्न है बाबू कि मैक मोहन रेखा कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि मैक मोहन रेखा कहाँ है, ठीक ना। तो मैक मोहन रेखा बाबू आप लोगों के भारत और चीन के बीच का एक विभाजन रेखा है, ठीक ना। भारत और चीन के बीच का एक विभाजन रेखा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में है मैक मोहन रेखा। 22 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था। भारत का जो है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था, तो वो था बाबू कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कब, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। यह कब आया था, 1946 में भारत आया था, ठीक ना। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया था, 1946 में आया था, ये इस बात को याद रखिएगा। कृषि मिशन कब आया था, 1942 में आया था। माउंट बेटन योजना कब आया था, 1948 में आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न है कि ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न है कि ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है। तो ये है बाबू जनसंख्या से। किससे संबंधित है, जनसंख्या से ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि बाबू आप लोग इस क्वेश्चन पे पूरा फोकस कीजिएगा, ठीक ना। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आप लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन है बाबू आप लोग का कि योजना आयोग का स्थापना हुआ था तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 में हुआ था। पिछले बार कुछ बच्चे हमें कमेंट किए थे कि सर ये गलत है। बाबू ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना हुआ था, ये सही है। फिर इस योजना आयोग का नाम बदल के 2014 में नीति आयोग कर दिया गया, ये भी बात सही है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें योजना आयोग पूछा है तो हमें क्या होगा, 15 मार्च 1950 से भी, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। वो कौन सा वर्ष था जिस वर्ष में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, 1962 ईस्वी में, ठीक ना। और चीन आकर भारत के साथ समझौता कब किया था, तो 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता किया था। और उसके बाद जाके ये इसने क्या किया, 1962 में आक्रमण कर दिया, ठीक ना। देखिए कितना गद्दारी किया ये। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक ना। उद्देश्य का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल
लाल नेहरू, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर नीचे ऑप्शन में होगा तो मारिएगा, ए नंबर ऑप्शन है, ए ही नंबर ऑप्शन है, ठीक ना, ए विल बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 27 नंबर। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल है वो कब से कब तक माना जाता है, ठीक ना, कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल है वो कब से कब तक माना जाता है? तो हमारे ख्याल से बाबू 27 का हो जाएगा 1952 से 67 तक, ठीक ना। यहाँ से आपका लगातार कांग्रेस का ही राज चला था, ठीक ना। उसके बाद से 67 के बाद से जो चुनाव हुआ 71 का, उसमें भी कांग्रेस ही जीता। और वो लेकिन यहाँ पे बाबू कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस दो भाग में बढ़ चुका था 1969 में, ठीक ना। 1969 में कांग्रेस दो भाग में बढ़ चुका था, एक कांग्रेस आर और एक कांग्रेस एस बढ़ चुका था, ठीक ना। हालांकि मेन कांग्रेस का प्रभुत्व 1952 से 67 तक था, ठीक ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्षों में बांटा गया है? कितने वर्षों में बांटा गया है? 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्षों में बांटा गया है? कितने वर्गों होना चाहिए बाबू, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा 4 वर्ग, ये वर्ष नहीं है वर्ग है, ठीक ना। जो आप लोग ने नहीं है, आप लोग देखे होंगे पॉलिटी में कि ग्रुप ए ग्रुप डी करके बांटा गया, तो 4 वर्गों में बांटा गया। लास्ट का जो डी वर्ग है उसमें आप लोग को अंडमान निकोबार को रखा गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न में ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? जो भारत का जो लौह पुरुष है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष बाबू सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिनकी विश्व में की सबसे बड़ी स्टैच्यू गुजरात में बनाई गई है 182 मीटर, ठीक ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक ना। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? हम बताए थे बाबू आप लोगों को कि भारत में कुल मिला के 565 रियासतें थी, ठीक ना, 565 रियासतें थी, जिसमें से 3 रियासतें बाद में मिलना नहीं चाहती थी भारत में, वो अपने एक अलग देश बनाना चाहती थी। तो जम्मू कश्मीर का जो ये है, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक ना, जिनका नाम था राजा हरि सिंह, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, ठीक ना। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य क्या कौन था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसका निर्माण बाबू 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी, ठीक ना। किसने विविधता में एकता बताई थी? 32 नंबर हो जाएगा बाबू, तो 32 का हो जाएगा, डी विल बी आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि विविधता में एकता की विशेषता इन्होंने बताया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार बल दिया गया था? तो हमारे अनुसार लगता है बाबू कि ऑप्शन नंबर यही सही होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये काम किया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर ध्यान दिया था, ठीक ना। पहली ये देखिए याद रखिए बाबू कि पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में भारत किस पर ध्यान दिया था? तो कृषि पर दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पे दिया? तो दूसरी में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पे दिया था, ठीक ना। और तीसरी में तो हमारी देश से लड़ाई हुआ तो हम लोगों ने सैनिकों पर भी ध्यान दे दिया, ठीक ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक ना। तो देखिएगा विश्व में हरित क्रांति के अगर हम जनक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्मन बोरलाग हो जाएगा, ठीक ना, नॉर्मन बोरलाग हो जाएगा, ठीक ना। और आप लोग जो आंसर बाबू दीजिएगा कि ये सर ये गलत है, ये आंसर होगा, तो बाबू भारत के हैं, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीचे कुछ संस्थाओं के नाम दिए गए हैं जो कि संविधान के संस्था नहीं है, ठीक ना। तो 35 का हो जाएगा ए बाबू, नीति आयोग जो है कि संवैधानिक की संस्था नहीं है। नीति आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक ना। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जानते हैं? किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जानते हैं? तब अब हमने आप लोगों को ऊपर बताया कि प्रथम योजना को, ठीक ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक ना। किसके सिफारिश पर जो है कि योजना आयोग का गठन किया गया था? तो बता दें बाबू कि योजना आयोग का जो गठन किया गया था ये आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर किया गया था, ठीक ना। चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 38 नंबर प्रश्न का उत्तर है, ठीक ना। 38 नंबर प्रश्न है बाबू कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन बाबू 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है।
तो चलिए आप लोग ऐसे ही बाबू लाइक करते रहिए, कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए, जिन बच्चों को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ठीक ना। और जो नए लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग नए लोग देख रहे हैं वीडियो को, बाबू उनसे निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी वीडियोज़ का एकदम पूरा मतलब कि डिफाइन करके आंसर दिया जाता है, ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो, ठीक ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ठीक ना। तो बाबू जय जवान जय किसान का नारा हम बता दें आप लोग को कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनका नाम अगर शॉर्टकट में लिए तो LBS ले सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक ना। LBS ले सकते हैं। 39 का क्या हो जाएगा, सी विल भी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि जानते हैं वो क्या होता है कि 1965 की लड़ाई में हमारे जवान काम आए थे, और 1965 के हमारे अकाल जो भारत में अकाल पड़ा था उसमें किसानों का अन्न काम आया था। तो इन्होंने जवान और किसान पे ये टिप्पणी की थी कि जय जवान जय किसान। क्यों किया था लालू शास्त्री ने लाल जय जवान जय किसान नारा क्यों दिया था? क्योंकि 1965 की लड़ाई में जवान काम आए थे, और 1965 में जो भारत में अकाल पड़ा था उसमें किसान काम आया था, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया, जय जवान जय किसान, ठीक है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि पीली क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से किससे उत्पादन है, ठीक ना। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बाबू पीली क्रांति आप लोगों को बता दें कि तिलहन उत्पाद से, ठीक ना। क्या है, तिलहन उत्पाद से हमारा पीली क्रांति संबंधित है। अरे यार क्या है, तिलहन उत्पाद से हमारा पीली क्रांति है, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किसी से संबंधित है, ठीक ना। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किसी से संबंधित है, ठीक ना। तो वो ऑपरेशन फ्लड आपको बता दें कि दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। तो बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही सेशन में बने रहिए, ठीक ना बाबू। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि क्लास कैसा जा रहा है, ठीक ना। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं सारे क्वेश्चन, ठीक ना, जो कि डिफाइन करके बताया जा रहा है, ठीक ना। 42 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक ना। ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है, वो राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि प्राइवेट चीज़ों को सरकारी में तब्दील कर देना, प्राइवेट संस्था को सरकारी में बना देना, ठीक ना। जैसे अभी हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, अभी हमारे मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, मतलब कि राष्ट्र की चीज़ों को, मतलब कि सरकारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले कांग्रेस जो सरकार थी वो प्राइवेट चीज़ों को सरकार के हाथों में लाती थी, ठीक ना, राष्ट्रीयकरण करती थी। तो इसने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया, ठीक ना। तो क्वेश्चन है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 42 नंबर का आंसर होगा 69 में किया गया था। कब, 1969 में किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन किया आ जाएगा वो किसके कौन प्रधानमंत्री थे जब ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कौन थे, IG थे, ठीक ना। IG मतलब कि इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे और बहुत अच्छा से कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, ठीक ना। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी, ठीक ना, कि संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो ये हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी विल मेंशन 1931 ईस्वी में PC महालनोबिस द्वारा, ठीक ना, PC महालनोबिस द्वारा किया गया था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक ना। अगर देखिए क्वेश्चन पे बहुत ही मतलब कि एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो बाबू भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है ना वो सरकार पे डिपेंड करती है कि कौन सा सरकार आया हुआ है। हालांकि हम यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था ही मारेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन आप कुछ जान लीजिए, जब कांग्रेस की ये सरकार आएगी, जब आपके देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर आएगा। मतलब मिश्रित का मतलब होता है कि कुछ सरकारी हाथों में कुछ प्राइवेट हाथों में काम को देना, ठीक ना, माने दोनों संस्थाएं मिलकर काम करेगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सब चीज़ प्राइवेट हाथों में दे देना, सब चीज़ प्राइवेट लोगों को दे देना, प्राइवेट सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि अभी आपकी सरकार जो चल रही है, मोदी जी की सरकार, BJP सरकार, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सरकार है। ये क्या कर रही है कि सारी सरकारी चीज़ों को किस में तब्दील कर दे रही है, प्राइवेट चीज़ों में तब्दील कर दे, चाहे वो रेल हो, चाहे कोई भी हो, एयरपोर्ट हो, पहाड़ हो, मैदान हो, कोई फील्ड हो, सब चीज़ मतलब कर दे रही है, ठीक ना। समाजवादी सरकार अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सब कुछ सरकारी, कुछ भी प्राइवेट नहीं। समाजवादी का मतलब होता है कि सब कुछ सरकार के हाथों में, और मिश्रित का मतलब होता है कि कुछ सरकार के हाथों में, कुछ पूंजीपतियों के हाथों में, ठीक है। तो हमारे देश में 70-60 सालों तक किसने राज किया है, कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने अभी तक क्या चलाते आया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हमारे देश में क्या चल रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन फिर भी हमारा आंसर क्या होगा, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। आज भी हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकारी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपके देश में कायम रहता है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट की उत्पन्न हुई थी, ठीक ना। अगर हम बिहार की बात करते हैं कि बिहार में किस दशक में, मतलब कि किस 10 साल के अंदर में जो है कि खाद्यान्न की संकट उत्पन्न हुआ था, तो 45 का हो जाएगा बाबू ए विल मेंशन। 1960 के दशक में क्या हुआ था कि खाद्यान्न संकट की गंभीर समस्या हुआ था। कैसे बाबू, हम लोग को बता दें कि 1960 के दशक में, मतलब कि 1960 से 70 के बीच में 65 में लड़ाई भी हुआ था पाकिस्तान से, और 65 में अकाल भी पड़ा था। तो इसी दशक में देखिएगा अकाल भी पड़ा था। तो जब अकाल पड़ेगा तो खाद्यान्न का संकट होगा। तो 65 की लड़ाई में जवान काम आए थे, और 65 की अकाल में, खाद्यान्न संकट की अकाल में किसान काम आए थे। इसलिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित बोल रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 46 नंबर प्रश्न है बाबू कि संविधान सभा निर्मात्री के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है बाबू, ठीक ना। संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। चलिए विकास 47 नंबर क्वेश्चन है वो 47 नंबर कि विकास की अवधारणा के संबंध में से कौन सही कथन का चयन करे। विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करना है, ठीक ना, जो विकास की अवधारणा में सही हो। 47 का हो जाएगा बाबू, जो विकास मतलब क्या क्या चीज़ रहता है तो विकास होता है। आर्थिक समृद्धि आती है, ठीक ना, बस सही है। सामाजिक संरचना और नागरिक की दिशा में परिवर्तन आता है, ये भी सही है। असमानता में कमी आता है। जब किसी चीज़ में विकास होता है तो ये सारे चीज़ों फॉलो करते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं बाबू कि 2015 के में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। किस राजनीतिक दल ने प्रथम 2015 के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो हम बता दें बाबू आप लोगों को कि 2015 के चुनाव में राजद प्राप्त किया था। 81 सीट इसे मिला था, ठीक ना, 81 सीट इसे मिला था। लेकिन आप लोग बाबू 2022 में एग्जाम देंगे तो 2015 के बिहार विधानसभा नहीं पूछेगा, 2020 के विधानसभा पूछेगा, ठीक ना। तो 2020 में क्या हो जाएगा, बीजेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे लाई थी, और विपक्ष पार्टी में आरजेडी सबसे ज़्यादा लाया था। चलिए ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की किस देश की भांति भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई, ठीक ना। ये 49 नंबर प्रश्न है बाबू कि किस देश की भांति, मतलब किस देश के देखा देखी भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, तो वो था वो सोवियत संघ, ठीक ना। सोवियत संघ के देखा देखी हम लोगों ने भी क्या किया कि भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। और सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया, तो 1929 में लागू किया गया, ठीक ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया था, ठीक ना। जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो अपनी जो नीचे जो संचालन की जो नीति थी, इनमें से किस नीति को जो है कि बहुत सबसे ज़्यादा महत्व दिया था, तो 50 का हो जाएगा बाबू आपका डी, ठीक ना। वह नीति जो कि उसके संविधान सभा में थे, ठीक ना, उपयुक्त सभी भारतीय संविधान के, ठीक ना, भारतीय संविधान के सभी नीतियों पर वो काम कर रहा है, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बाबू, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक ना, दिशा निर्देश दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो 51 का हो जाएगा वो, 51 का हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51 में हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि भारत विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है, ठीक ना। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है, तो इसका 52 का हो जाएगा बाबू आपका, 52 का डी हो जाएगा। विदेश नीति में हो जाएगा प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। क्या हो, सॉरी ये सी हो गया, ठीक ना, इसका डी हो जाएगा बाबू उपयुक्त सभी, ठीक ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। मतलब क्या कह रहा है कि देश विकास के लिए साधारण परिस्थिति की जुटाना, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों को दूर बनाए रखना, प्रवासी भारतीय हितों की रक्षा करना, ये तीनों फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है, ठीक ना। एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है, कि जब पूरे विश्व में जब एक ध्रुवीय होता है, पता है ना कि पूरा विश्व 2 ध्रुवीय में बढ़ चुका था, ठीक ना। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरा विश्व क्या है कि एक ध्रुवीय देश रहा है। तो 53 का क्या हो जाएगा, 53 का बाबू ए हो जाएगा अमेरिका का। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का वर्चस्व रहा है, और आज भी हमारे ख्याल से है, आज भी हमारे ख्याल से है। 54 की अगर हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधार शांति, मित्रता और समानता का
का विचार निम्न में से किसका है, ठीक ना। मैंने किसने 3 आधार दिया था शांति, मित्रता और समानता का, तो हमारे ख्याल से हो जाएगा कि ऑप्शन ए विल बी आंसर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। 54 का क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है, ठीक ना। इसमें से ध्यान देना है कि कौन सही है, ठीक ना। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच 1954 में पंजीकृत संधि किया था, ये सही है। 14 दिसंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की उपस्थिति में 82 देशों के डैंकन्स पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, ये भी सही है। पंचशील की भावना ने हिंद चीन भाई भाई का नारा विश्व के सामने रखा था, ये भी सही है, ठीक ना। उपयुक्त सभी, यानी कि मतलब कि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमारे ये सही है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य है, ठीक ना। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विदेश नीति का लक्ष्य क्या है, तो भारत के विदेश नीति का वो लक्ष्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। ये सही है कि भारत चाहता है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय में शांति और सुरक्षा की वृद्धि हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बने उसका सम्मान किया जाए, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, जो दो देशों का जो झगड़ा है किसी भी दो देश का, उसको मध्यस्थता करके उसको सॉल्व करना, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, ठीक ना। 57 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, तो आंसर अब यही जान लीजिए कि गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। किसने, राम मनोहर लोहिया ने दिया था, ठीक है। तो बाबू आप लोगों को पूरा क्वेश्चन भी यहाँ पे रट्टा कर लेना है, पूरा एकदम ध्यान रखना है, वीडियो को 2-3 बार देखिए, ठीक ना। एग्जाम आने के पहले पूरा ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि सब टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। 58 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इंदिरा हटाओ किसका नारा था, ठीक ना। इंदिरा हटाओ किसका नारा था, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन था, तो ये था बाबू विपक्ष गठबंधन का, ठीक ना। विपक्ष गठबंधन का यह नारा था कि इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा का जो पार्टी था उसका नारा था कि गरीबी हटाओ, जिसके चलते इंदिरा गांधी जीत गई और विपक्ष हार गए थे, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि भारतीय रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से किससे माना जाता है, ठीक ना। भारतीय रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से किससे माना जाता है, तो हमको ख्याल से लगता है कि जयप्रकाश नारायण ही होंगे, ठीक ना। कौन होंगे, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू, ठीक ना, कि शाह आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक ना। शाह आयोग का गठन कब किया गया था, 60 नंबर क्वेश्चन है। तो शाह आयोग का गठन बाबू किया गया था हमारे ख्याल से कि 1977 में किया गया था, ठीक ना। तो आई होप बाबू आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक ना। और इस वीडियो को हम यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन आप लोग कराने वाले थे, ठीक ना, लेकिन इसका पार्ट 1 हम करके छोड़ रहे हैं, ठीक ना, जिसमें हम आप लोगों को 60 क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कराया बाबू, ठीक ना। तो लाइव सेशन में आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि वीडियो में कैसा आप लोगों को लगा, और इसका सब्जेक्टिव वीडियो बाबू हम जल्दी लेके आएंगे अक्टूबर मंथ से। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को बने रहने के लिए, ठीक।